हमने बनकटी में सीएससी स्वीकृति करा ली है। जो सीएससी कहीं और चली गई तो उसको मैं पुनः वापस लाया। 40 बेड का अस्पताल वहां बनने जा रहा है। हमने सड़कें बनाई, हमने कुदरहा मुंडरवा बना लिया, हमने देईसाण बानपुर बना लिया, हमने लालगंज से बिरतिया बना लिया, हमने 5 प्रधानमंत्री की पोखरनी से पोखरा सड़क बना लिया, हमने राजकीय महाविद्यालय बना लिया, हमने मंदिरों का सुंदरीकरण का काम करा लिया। ने अपना जो जीवन शुरू किया था वो मैं ये कह सकता हूँ कि ठेले से शुरू हुआ था जीवन, और ठेले पे वो फल बेचते थे और वहां से वो देश की सबसे बड़ी पंचायत में जब तक वो जीवित थे। तो मैं अपने घर की एक बात आपसे शेयर करूं, मेरे घर में डिश के तार भी नहीं लगे थे। और आज भी मेरे पिता ने जो हमारे परिवार में संस्कार दिया है कि हम 3 भाई हैं, हमारे घर में हमारी माँ आज भी घर का काम देखती है, हमारी पत्नी, हमारे बड़े भाई की पत्नी, हमारे छोटे भाई की पत्नी घर का खाना बनाती है और बर्तन भी मांजती है। और बर्तन भी जो होता है ना, हमारे यहाँ कोई मांजने वाला नहीं, स्वयं मांजती है। तो ये हमारे पिता से संस्कार मिला है और इसको मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को अनुसरण भी करना चाहिए रहा। तो हम इन वादा को पूरा करेंगे, जिसमें हमारा कचूरे का पुल है जो आज फंक्शनिंग है, हमारा सेलाला ठोकवा का पुल है जो आज गतिमान है, हमारा रामपुर मिश्र का पुल है जो आज गतिमान है, हमारा बैजीपुरवा का पुल है जो आज गतिमान है। 5 पुलों का जो हमारा निर्णय था वो आज मैं महादेवा की जनता को समर्पित किया हूँ। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं गांव कथा। चुनावी यात्रा में आज हमारी टीम जो है वो विधानसभा क्षेत्र महादेवा में आई हुई है। इस समय हम लोग गायघाट में हैं और यहाँ पे माननीय विधायक जी से हम लोग कुछ वार्तालाप करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ आगे इस चुनाव में रणनीतियाँ रहेंगी, और चर्चा ये भी करेंगे कि जो इनका पिछला कार्यकाल रहा है उसमें क्या उपलब्धियाँ आपकी रही हैं। तो आइए हम सीधे सीधे स्वागत करते हैं विधायक जी का। रवि सोनकर जी हैं जो यहाँ पे विधायक रह चुके हैं और भाजपा ने एक बार फिर से आपको टिकट दिया है, और आप सीधे हम स्वागत करते हैं इस एपिसोड में। स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत हमारा नहीं होना चाहिए, स्वागत महादेवा की जनता का होना चाहिए, क्योंकि महादेवा की जनता ने ही हमें ये सौभाग्य दिया कि मैं महादेवा विधानसभा की सेवा कर सकूं जी। और मैंने 2017 में बहुत सारी चीजों पे बात तो की ही की, लेकिन मैंने महादेवा में एक नया विषय शुरू किया था कि अगर 2017 में आप मुझे मौका देते हैं तो मैं नेता नहीं बेटा बन के सेवा करूंगा। और मुझे लगता है कि जिन शब्दों का मैंने प्रयोग किया था उसका मैंने निर्वहन भी किया है। और लोग अपने अधिकार की बात करते हैं लेकिन अपने कर्तव्य की बात नहीं करते हैं। तो मैं अपने अधिकार की बात नहीं, ये मेरा कर्तव्य था, क्योंकि मैंने स्वयं कहा था, मैंने स्वयं निर्णय लिया था कि मैं महादेवा की जनता की सेवा बेटा बन के करूंगा, और बेटे ने का जो कर्तव्य होता उसको मैंने पूरा किया है। पार्टी ने आपको दोबारा मौका दिया है, एक कार्यकाल आपका बीता है, दोबारा आपको टिकट मिला है, और क्या ऐसी उपलब्धियां रही हैं पिछले कार्यकाल की जिसके बेसिस पे यहाँ की जनता आपको एक बार फिर से अपना जो बहुमूल्य मत है वो देगी? नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न ये हमें लगता है ये भी महादेवा के जो विकास है उससे संबंधित है जी। महादेवा में एक बहुत बड़ा विषय था कि जब भी जिले पे या अन्य जगहों पे चर्चा होती थी तो ये कहा जाता था महादेवा विधानसभा सुरक्षित विधानसभा है। सुरक्षित होने के कारण यह भी कहा जाता था ये पिछड़ा विधानसभा है। और जब भी मुझे डायस पे बुलाया जाता था, आमंत्रित किया जाता था, तो मेरे बगल का व्यक्ति कहता था कि पिछड़े व्यक्ति का सुरक्षित विधायक की बारी आ गई जी। तो 2017 में हमने प्रण किया कि ये जो हमारे महादेवा के माथे पे दाग है पिछड़ेपन का, उसको मैं धुलूं। और इसमें मैं लगातार प्रयास करता रहा। और आपने देखा होगा कि किस तरीके से कोविड का काल भी था, लेकिन इसके बाद भी मैं उस कोविड काल के अगर अंतराल को छोड़ दूं तो मैं महादेवा विधानसभा में जो बहुत सालों से लोगों की समस्याएं थी उसमें कुछ कम करने का मैं जरूर प्रयास किया, क्योंकि महादेवा विधानसभा 3 नदियों से घिरी हुई है। मनोरमा है, अपनी ये इसको कहते हैं सरयू है, इस तरीके से 3 नदियां हमारे क्षेत्र में पूरी तरीके से बहती हैं। और पुलों की बहुत वर्षों से बहुत सारी मांगे थी, और कई बार तो पुल स्कूल के बच्चों के साथ ले जा रहे थे तो डूब गई थी। एक प्रमुख समस्या थी। तो सबसे पहले हमने जो ये प्रतिज्ञा किया था कि अगर 5 साल हमारी सरकार रही और उत्तर प्रदेश में भी अगर कमल के फूल का शासन रहा तो हम इन वादा को पूरा करेंगे, जिसमें हमारा कचूरे का पुल है जो आज फंक्शनिंग है, हमारा सेलाला ठोकवा का पुल है जो आज गतिमान है, हमारा रामपुर मिश्र का पुल है जो आज गतिमान है, हमारा बैजीपुरवा का पुल है जो आज गतिमान है। और एक वादा मेरा छूट रहा था, मुझे लगा कि मुझे इसे अगले कार्यकाल में ले जाना है, लेकिन जब मैं अभी अपने चुनाव के आने से पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला सूचना के पहले, तो मैंने उनसे अनुरोध किया कि महाराज जी
हमने 5 पुलों का वादा किया था। अगर एक पुल है हमारा जो छूट रहा है कछुआरे का, कछुआरे बर्तनिया, वो निषाद आबादी है बहुत, एक तरफ हमारे राजपूत समाज के लोग, एक तरफ हमारे निषाद समाज के लोग हैं, वो हमारा एक वादा छूट रहा था। तो उसके लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया, हमने अपने डिप्टी सीएम से अनुरोध किया कि महाराज जी एक ही वादा हमारा छूट रहा है, अगर इसमें आपकी संस्तुति हो जाए तो मैं महादेवा विधानसभा में यह कह सकता हूं कि वह पूरे होते वादे, जो जो वादा मैंने किया था उसको मैंने 100% पूरा किया। और उस पुल की भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृति दी और 5 पुलों का जो हमारा निर्णय था वो आज मैं महादेवा की जनता को समर्पित किया हूं। इस तरीके से पुलों के क्षेत्र में हमने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। विपक्ष ये कह रहा है कि आपने जो है खाली और खाली स्मृति द्वार बनाया, बारात घर बनाया, तो इस बात में कितनी सच्चाई है और इन आरोपों के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। उनका जो विषय है कि हमने स्मृति द्वार बनाया, ये बिल्कुल उनका प्रश्न बहुत अच्छा है और इसको मैं स्वीकार करता हूँ। उनका यह प्रश्न है कि हमने बारात घर बनाया, तो इसको भी मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन उसमें उनको और कुछ जोड़ना चाहिए। उनको यह भी कहना चाहिए कि हमने महाविद्यालय बनाया जी, वो भी राजकीय महाविद्यालय। इसके पहले के जो विधायक थे उन्होंने अपने पूर्वजों के नाम पे विद्यालय बनाया है और मैंने उत्तर प्रदेश के सरकार के नाम का विद्यालय बनाया है और महादेवा की जनता के लिए बनाया है। और जिस बारात घर की बात की जा रही है, जिस गेट की बात की जा रही है, मैं थोड़ा सा इस तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ। ये लिखा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय उत्सव वाटिका। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो नाम है वो अंत्योदय से लिया गया है। अच्छा। और एक बहुत बड़ा विषय था कि गरीबों को किस तरीके से गरीबों की सेवा करनी है। बहुत सारे ऐसे हमारे बेटियां हैं जिनके माता पिता हैं, वो बारात घर का और जो मैरिज हॉल बड़े बड़े हैं उसका वो खर्च नहीं वहन कर पाते, लेकिन आज ये सुंदर बारात घर बना हुआ है और ये महादेवा की जनता को समर्पित है, ये गाय घाट की जनता को समर्पित है। इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन हो रहे हैं, अभी आरोग्य मेला लगा हुआ था, तो ये सारी चीजें हैं और मुझे ऐसा लगता है कि जो ये मैंने काम किया है ये निश्चित महादेवा के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। अब रही बात गेट का, गेट के बारे में हमारे मन में एक विषय था। विषय यह था कि जब 2017 में मैं चुनाव जीत के लखनऊ गया तो बहुत सारे लोगों ने बहुत तरह का प्रश्न किया कि ये महादेवा विधानसभा का क्या है, इसमें कौन कौन से महापुरुष का जन्म स्थान है, कौन कौन से लोगों का देश के आजादी की लड़ाई में योगदान रहा है। इस तरीके से बहुत सारे प्रश्न आए जी। तभी मेरे मन में एक विषय आया कि क्यों ना मैं इस प्रश्न का उत्तर खोजूं, और मैंने लोगों से बात करना शुरू किया, क्योंकि शायद आपकी जानकारी में होगा कि मेरे पिता भी यहाँ से सांसद रहे। इस कारण से मेरे मन में भाव था कि मैं दूसरी पीढ़ी का नेता हूं और मुझे ये सारे काम करने हैं। मैंने तय किया कि ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की धरती है, जिनको साहित्य का शिखर पुरुष कहा जाता है, और मैंने उनके जन्म स्थान पे अगौना में एक स्मृति द्वार बनाया जी। ये धरती शहीद राजा उदय प्रताप की है, जिसके बारे में कहा जाता है कि बहुत सारे ऐसे महल आज खड़े हैं जिन लोगों ने अंग्रेजों के साथ गले मिलने का काम किया, लेकिन आज वो महल जमी दोख हो गया। और आजादी की लड़ाई में अगर उनकी बात ना की जाए तो मुझे लगता है कि वो कहानी अधूरी रह जाएगी। 1857 की क्रांति में उनका बहुत बड़ा योगदान था। 1857 से जो बिगुल बजी थी तब जाके आज हम लोग आजाद हुए, और आज मैंने नगर में उनके नाम से स्मृति द्वार बनाया है। और स्मृति द्वार के साथ साथ उन लोगों को यह भी कहना चाहिए कि हमने उन महापुरुषों के नाम से उनकी मूर्ति भी लगाई है। ये शायद उनसे छूट गया, ये मैं पूरा कर रहा हूँ। और ये मूर्ति का जो विषय था वो मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वो लोग हमारे एस्टीमेट को निकाल लें, जो हमने स्वीकृति कराई है उसमें मूर्ति का कहीं धन नहीं है। ये मूर्ति जो हमें विधायक का जो हमें वेतन मिलता है, और हमारे कुछ ऐसे भी मित्र हैं, समाज है जो महादेवा के ही लोग हैं, किसी से मैं 2000 लिया हूं, किसी से मैं 3000 लिया हूं, किसी से मैं 1000 लिया हूं, कोई 500 दिया है। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो 150 रुपया दिए हैं कि ये मूर्ति लगनी चाहिए, और उनसे सहयोग लेके मैंने नगर बाजार में शहीद राजा उदय प्रताप जी की मूर्ति स्थापित की है। और मेरा आपसे भी अनुरोध है कि आप उसको जरूर देखिएगा और उन लोगों से भी पूछिएगा कि आपके भी पिता, आपके परिवार के लोग भी अध्यक्ष जिला पंचायत, विधायक, सारे पदों पे रहे हैं, आपने ये काम क्यों नहीं किया। बिल्कुल, ये मुझे लगता है ये ईश्वर ने मुझे सौभाग्य दिया है कि ये सारे काम मुझसे होने थे। यहाँ हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से बनाया है। इस तरीके से बहुत सारे गेट है, लक्ष्मी नारायण लाल जी के नाम से बनाया। बताइए, साहित्य के इतने बड़े
श्रीवास्तव परिवार में उनका जन्म हुआ था और जलालपुर के हैं, तो उनके नाम से भी हमने काम किया है। हमने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नाम से भी बनाया है, हमने महाराजा सुहेल देव के नाम से बनाया है, हमने अपने वहाँ पे जो ये हैं इनका कहते हैं गुरु वशिष्ठ के नाम से हमने बनाया है। आप पूरे बस्ती में जो भगवान राम के गुरु थे, पूरा बस्ती वशिष्ठ नगरी थी पहले, उनके नाम का कोई एक विषय नहीं था। मैंने जो मेडिकल कॉलेज जाता है, जो बहुत बड़ा विषय था, वहाँ पे हमने उसको स्थापित किया है, गुरु वशिष्ठ के नाम से भी तोरणदार बना। तो ये मुझे लगता है कि ये महादेवा की जनता की मांग थी और मैंने इसको पूरा किया है। जैसा कि अभी हम देख पा रहे हैं आज की राजनीति में हम एक नेचर देखते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि फायर ब्रांड नेता हैं, हिंदुत्व के नेता हैं। तो रवि सोनकर अपने आप को थोड़ा सा मैं अतीत के पन्ने में जाना चाहूँगा। जैसे कि आपके स्वर्गीय पिताजी थे, मेरे पिताजी ऐसा बताते हैं कि उनका जो स्वभाव था बड़ा ही सरल था। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, वो बहुत ही सरल स्वभाव के थे और जनता के बीच में रहने वाले नेता थे। तो वो जो राजनीतिक खून था शरीर में, कहीं ना कहीं वो आज भी आपके अंदर वो देखने को मिल रहा है। तो कैसे इतना डाउन टू अर्थ जमीन पे अपने आप को कैसे रख पाते हैं इतने स्टारडम मिलने के बाद? प्रश्न बहुत अच्छा है। मुझे ये सीख अपने स्वर्गीय पिताजी से प्राप्त हुई है और मेरे पिताजी ने अपना जो जीवन शुरू किया था, वो मैं ये कह सकता हूँ कि ठेले से शुरू हुआ था जीवन, और ठेले पे वो फल बेचते थे और वहाँ से वो देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाने का काम किए। तो उन्होंने हमेशा हम लोगों को सीख दिया, और जब तक वो जीवित थे, तो मैं अपने घर की एक बात आपसे शेयर करूँ, मेरे घर में डिश के तार भी नहीं लगे थे। और आज भी मेरे पिता ने जो हमारे परिवार में संस्कार दिया है कि हम 3 भाई हैं, हमारे घर में हमारी माँ आज भी घर का काम देखती है, हमारी पत्नी, हमारे बड़े भाई की पत्नी, हमारे छोटे भाई की पत्नी घर का खाना बनाती हैं और बर्तन भी मांजती हैं। और ये चुनाव का जो माहौल चल रहा है, मैं आपको भी आमंत्रित, एक दिन हमारे यहाँ भोजन करिए आप लोग, और आप देखेंगे कि शायद आपको लगेगा कि मेरी पत्नी या मेरी भाभी खाना लेके आ रही हैं रात को 12 बजे, और बर्तन भी जो होता है ना हमारे यहाँ कोई मांजने वाला नहीं, स्वयं मांजती है। तो ये हमारे पिता से संस्कार मिला है और इसको मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को अनुसरण भी करना चाहिए। और ये संस्कार जब मैं महादेवा में जाता हूँ तो महादेवा के लोग भी मुझे देते हैं। वो मुझसे कहते हैं, यार तो उनके पूत है या ना, कोई कहता है कल्पनाथ के पूत हो, कोई कहता है सोनकर के पूत हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे पिताजी से इन लोगों का बहुत अटैचमेंट है। तो इस नाते मुझे लगता है कि वो जो सरलता और सहजता उन्होंने दी है, वो आपके अंदर वो मुझे संस्कार के रूप में मिली है। और महादेवा की जनता जो हमें देखना चाहती है, वो उसी तरीके से देखना चाहती है। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब कोई मुझे बेटा कहता है, जब कोई मुझे भाई कहता है, और कोई जब ये कहता है कि मैं आपके पिता के साथ काम किया हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पत्रकारों का एक धर्म होता है कि वो जो भी पूछे वो निष्पक्ष तरीके से पूछें। तो इस कड़ी में मेरा जो सवाल है वो ये है कि जैसे अगर हम बात करें घर की, तो घर में जब हम साफ सफाई करते हैं तो कोई ना कोई कोना जो होता है वो छूट जाता है, बाद में हमारी नज़र उस पर पड़ती है। तो आप ईमानदारी से हमारे दर्शकों को ये बताएं, यार यहाँ की जनता को ये बताएं कि आपसे वो कोना कौन सा जो रह गया, वो छूटा हुआ है। बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है और इस प्रश्न का मैं स्वागत करता हूँ। स्वागत इसलिए करता हूँ कि जीवन में व्यक्ति कभी पूर्ण नहीं होता है और मैं भी पूर्ण नहीं हूँ। और अभी महादेवा विधानसभा में बहुत सारी चीजें हैं जो बाकी है। हमने सड़कें बनाई, हमने कुदरहा मुंडरवा बना लिया, हमने देईसाण बानपुर बना लिया, हमने लालगंज से बिरतिया बना लिया, हमने 5 प्रधानमंत्री की पोखरनी से पोखरा सड़क बना लिया, हमने राजकीय महाविद्यालय बना लिया, हमने मंदिरों का सुंदरीकरण का काम करा लिया, हमने बनकटी में CSC स्वीकृति करा ली है। जो CSC कहीं और चली गई तो उसको मैं पुनः वापस लाया, 40 बेड का अस्पताल वहां बनने जा रहा है। ये जो प्रश्न है आपका, ये प्रश्न बहुत अच्छा है। मेरे मन में महादेवा के लिए एक विजन है और इस विजन का मैं एक बार खुलासा, जब होटल में एक कार्यक्रम चल रहा था, वहां पे एक विषय निकल के आया कि छोटे जिले मांगे विकास। तो मेरे मन में आया कि यार महादेवा में भी बहुत सारी चीजें होनी चाहिए। मैं अभी चुनाव का समय उन चीजों को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में जैसे 5 पुलों का था, महाविद्यालय का था, सड़कों का था, उसी तरीके से है कि मुझे लगता है कि मैं थोड़ा किराए के जीवन में चल रहा हूँ। मुझे बहुत सारी चीजें जिले से लानी पड़ती हैं। एक बहुत बड़ी चीज मेरे मन में है, अगर ईश्वर ने और महादेवा की जनता ने मुझे मौका दिया तो उसको मैं महादेवा में ला के स्थापित करूंगा, और तब जाके मुझे लगेगा कि महादेवा विधानसभा पूर्ण हुआ। और ये संकल्प ले रहा हूँ और मुझे लगता है कि
शायद ये सौभाग्य आप मुझे दे रहे हो कि ये संकल्प मैं ले रहा हूँ कि इसको मैं जरूर पूरा करूंगा। मैं बोल नहीं रहा हूँ जी। अब मैं ये कह सकता हूँ कि मैं राजधर्म और चुनाव आयोग का भी पालन करूँ, इसलिए मैं बोल नहीं रहा हूँ, मैं उसको पूरा करूंगा। भारत की जो आत्मा है वो गांव में बसती है। अगर हम गांव की बात करें तो सीधा सीधा हमारे नजर में जो सबसे पहला परिदृश्य आता है वो आता है कि जो खेत में कृषक है वो काम कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, अपना जीविकोपार्जन कर रहा है। अभी एक बहुत बड़ा आंदोलन गुजरा है इस देश में, किसान आंदोलन, जिसपे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो बिल वापस भी ले लिया। तो आप इसको कैसे देखते हैं, कितना ये नुकसान कर सकता है भाजपा का? नहीं, अच्छी बात है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का आप अगर मूल्यांकन करने की बात कर रहे हैं, तो जो भारत के प्रधानमंत्री 2014 में जब शपथ लिए थे, तो बहुत सारे हमारे मीडिया के साथियों ने उनसे पूछा, पहला प्रश्न किया कि आपकी सरकार का विजन क्या है? उन्होंने कहा कि हमारी सरकार गांव, गरीब, किसान, मजदूर को समर्पित सरकार है। और जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, तो आप उस निर्णय को समझिए कि उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की पहली कैबिनेट जब बैठती है, तो 1 लाख रुपए तक के लघु और सीमांत किसानों का ऋण माफ करने का ऐतिहासिक काम किया जाता है, जिसको दुनिया कहती थी, दुनिया की मीडिया कहती थी ये संभव नहीं है, उसको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने संभव किया। इसके लिए निश्चित वो बधाई के पात्र हैं। और जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी 2-2 हजार की 3 किस्त दे रहे हैं किसान सम्मान निधि के रूप में, एक बहुत बड़ा किसानों को मुझे लगता है कि समर्पण भाव है, सरकार का समर्पण। मतलब हमें लगता है भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार का किसानों को समर्पण है कि ये देखिए, ये आपकी सरकार है। इसी तरीके से आप देख रहे होंगे कि श्रम सम्मान निधि, जिसको अभी लागू किया गया है, आप देख रहे हैं कि इसके बारे में बहुत चौर चर्चा है कि ये पहली किस्त ट्रांसफर भी हो गई है। इस तरीके से ये सारी चीजें हैं जिसको हम किसानों को दे रहे हैं। अभी आप देखेंगे किसान फीडर बन रहा है, किसान फीडर के माध्यम से विद्युत फ्री देने की भी बात चल रही है, और हमें लगता है कि हमारी सरकार अब की बार बनेगी। और ऐसा लगता है जो जनता में देख रहे हैं, माहौल तो तय है कि आएंगे फिर योगी ही। तो ये विषय लगातार चल रहा है। तो ये आप इस विजन को आप समझिए कि बहुत सारे लोगों का काम है कि जो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने डीबीटी बनाया है, डीबीटी मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, अब उस डीबीटी को तोड़ना चाहते हैं। वो ये तोड़ना चाहते हैं कि हम बिचौलिए हैं, सरकार अगर कोई योजना बनाए तो हमें दे, हमारी जात को दे। और सरकार ने कहा नहीं, जो पात्र है हम उसको देंगे, और सरकार और बैंक के बीच में कोई बिचौलिया नहीं रहेगा। इस तरीके से सरकार काम कर रही है, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो बहुत सारे काकस हैं वो टूट जाएंगे, और टूट के हर घर पे आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है। ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। बेरोजगारी और महंगाई एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। पूर्ववर्ती सरकारों का भी यही कहना है कि इस सरकार में जो है वो बेरोजगारी भी बढ़ी है और महंगाई भी बढ़ी है। इसको आप सरकार को कैसे डिफेंड करते हैं? नहीं, ये जो आप कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, आप अभी देख रहे होंगे कि पारदर्शी व्यवस्था सरकार ने बनाई है। और जब भी कोई भर्ती निकलती है, पहले क्या होता था, भर्ती निकलती थी और भर्ती में जाने वाला व्यक्ति, उसको पता चलता था किसी बिचौलियों के माध्यम से। आज आप लोग देख रहे होंगे कि जब भी कोई भर्ती निकलती है तो हम लोग एक स्वीकृति पत्र उस व्यक्ति को देते हैं, जिससे उस व्यक्ति को ये पता हो कि ये सरकार ने दिया है, किसी बिचौलिए ने नहीं दिया है। और पारदर्शी व्यवस्था चल रही है, और पारदर्शी व्यवस्था के कारण बहुत सारे लोगों के पेट में दर्द हो रहा हो तो चट्टी चौराहों पे बैठ के इस तरीके की बात कर रहे हैं। ये विषय है नहीं। थोड़ी बहुत कठिनाइयां हैं कोविड काल के कारण, उसका भी सरकार समाधान खोज रही है। अब आने वाले दिनों में आपको दिखेगा कि किस तरीके से चीजें सुव्यवस्थित हो रही हैं। और जब अब देश को हमें परम वैभव पे ले जाना है, हमारा रक्षा बजट हमको बढ़ाना है, हमारे वो एक तरफ चाइना हमसे बात करता है, एक तरफ हमसे पाकिस्तान बात करता है, तो निश्चित कुछ ना कुछ हमें जनता से सहयोग लेना पड़ेगा, और जनता से हमें धन कलेक्ट करके अपनी बॉर्डरों को हमें मजबूत करना पड़ेगा, हमें अपने सेनाओं को मजबूत करना पड़ेगा। और निश्चित मैं कह सकता हूं कि जनता के दिए गए पैसे से ही हमारी सेनाएं मजबूत हो रही हैं, और आने वाले दिनों में जब राफेल दौड़ेगा तो मुझे लगता है पाकिस्तान का को भी समझ में आएगा और चाइना को भी समझ में आएगा। ये सारी बातें हैं। एक बात शायद आप नहीं पूछ रहे हैं, मैं आपसे पूछ ले रहा हूं, आप भी सनातन धर्म को मानने वाले हैं। बिल्कुल। और बहुत बड़ी आबादी है जो सनातन धर्म को मानती है। जो काम हो जाता है वो प्रश्न भी समाप्त हो जाता है। जैसे
भारतीय जनता पार्टी के बारे में एक बात कही जाती थी कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन आज हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, खासकर उत्तर प्रदेश वासी, कि उत्तर प्रदेश में एक संत जब गद्दी पे बैठता है तभी ये तय हो जाता है कि राम लला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। और आज भव्य राम मंदिर बन रहा है, जिसके बारे में बहुत सारे नेता हैं प्रदेश में जो ये कहते हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम राम मंदिर का काम रोक देंगे। तो निश्चित राम मंदिर का काम अब कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि ये भारत की जनमानस की सोच में है और हमारा जीवन ही राम से शुरू होता है और जीवन का अंत राम से होता है। तो हम राम को समर्पित, हम राम के हैं और राम हमारे हैं। तो हमारे आस्था का विषय है, इस पे किसी को कुछ कहने का अधिकार नहीं है और हमारी सरकार भी राम को समर्पित है। एक प्रश्न मेरे जहन में ये उभरता है, जैसे आपने राम मंदिर का जिक्र किया, तो बगल का जिला है अयोध्या और इधर का जिला है गोरखपुर। हम जाते हैं वहां पे देखते हैं कि विकास वास्तव में हुआ है। अयोध्या भी बहुत विकसित हुआ और गोरखपुर भी बहुत विकसित हो रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी का वो। इसमें आप काशी को भी जोड़ सकते हैं। काशी भी विकसित हो रहा है, लेकिन अभी हाल में जहाँ पे हम लोग हैं ये बीच का जिला है बस्ती। बस्ती जनपद में हालांकि आपके उससे क्षेत्र में नहीं आता है ये, लेकिन फिर भी आप सत्ता पक्ष से हैं, तो मेरा सवाल है, वाजिब है। मेरा सवाल ये है कि बस्ती का विकास, जो एक चौतरफा विकास हमें दिखना चाहिए, आखिर वो हमें क्यों नहीं दिख पा रहा है? देखिए, बस्ती बहुत सौभाग्यशाली जिला है। बस्ती की जो 3 मार्ग होने चाहिए, जल मार्ग, सड़क मार्ग और रेल मार्ग, ये तीनों से बस्ती जुड़ा हुआ है। और जो विकास की बात करते हैं, आप विकास किसे मानते हैं? आपकी अगर कोई परिभाषा हो तो हमें बताएं। नहीं, मैं आपसे बता रहा हूं, बस्ती में आज मेडिकल कॉलेज है, बस्ती में आज राजकीय महाविद्यालय है, बस्ती में आज सड़कें हैं, बस्ती में आज चहुओर लोग सुरक्षित हैं, क्राइम का रेट कम हुआ है। इसको आप विकास नहीं मानते? अगर विकास का कोई और पैमाना है तो आप बताएं। हर तरफ आप देखते थे पहले कि बहुत सारी झोपड़ियां थी और भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा नहीं कि 2022 के बाद ये जो हर व्यक्ति के सर पे छत होना चाहिए, ये सपना साकार हो रहा है। इसे आप विकास नहीं मानते? यही विकास है। विकास कहीं और से नहीं आएगा। विकास की जो गाथा प्रधानमंत्री जी लिख रहे हैं, जब आप जाएंगे किसी व्यक्ति के पास और उसके मकान के सामने लिखा रहेगा प्रधानमंत्री आवास और वो सामने कुर्सी पे बैठा रहेगा व्यक्ति, तो वही विकास है। लेकिन इसमें भी हमें कई पेज देखने को मिलते हैं कि कोई परिचय का है तो उसको आवास मिल जा रहा है, कोई घूस देके आवास ले ले रहा है। तो इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, इस पे शिकायतें नहीं आती आपके पास? ये बिल्कुल आप कह रहे हैं। अगर इस तरीके का कोई आपके संज्ञान में कोई प्रकरण है तो हमें बताइए, मैं उसका स्थान जिला कारागार में फिक्स कराऊंगा। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारी विधानसभा में 2 नगर पंचायतें नई बनी हैं और एक पहले से थी। बनकटी पहले से कार्यरत था, 2 हमारी सरकार ने बनाया है, जिसमें एक गाय घाट है और दूसरा नगर बाजार है। और इसकी भी बहुत बड़े पैमाने पे हम लोग आवास की स्वीकृति करा रहे हैं। और जब इसकी स्वीकृति पत्र बटेगा तो मैं आपको जरूर आमंत्रित करूंगा कि आप आइए और आपके सामने जब बटेगा तो आप उन लोगों से एक बार बाइट जरूर लीजिएगा कि क्या आपने पैसा दिया है। मैंने नगर में कार्यक्रम किया था तो मैंने एक बात कहा था उन लोगों से कि अगर कोई व्यक्ति आपसे पैसा मांगता है तो एक बार जरा मुझे फोन करिएगा, क्योंकि जो 2017 में मेरे पास मोबाइल नंबर था वही नंबर आज भी काम कर रहा है। एक बार आप हमें बताइएगा तो उसके लिए कुछ मैं व्यवस्था कराऊंगा। और हमारे मुख्यमंत्री जी तो एक बात कहते हैं, जीरो टॉलरेंस। तो जीरो टॉलरेंस का मतलब आप भली बात समझ रहे हैं, इसका अर्थ क्या होता है। तो इस बार जो है भाजपा की जो राह है, यहाँ पे जो प्रत्याशी हैं आपके विपक्षी, उनसे कितना मतलब आप मोर्चा ले पाएंगे और उनके आगे आप तुलनात्मक रूप से अगर हम बात करें, चूंकि आप सत्ता में रह चुके हैं तो आपकी जिम्मेदारी यहाँ पे बढ़ भी जाती है, लोगों की अपेक्षाएं आपसे बढ़ भी जाती हैं, तो क्या रहने वाला है इस बार, आप हमारे दर्शकों को बताएं। 2017 में जब मैं पहली बार चुनाव लड़ने आया, जैसे मैं इसके पहले जिला पंचायत सदस्य था, तो मुझे स्वयं चुनाव लड़ना पड़ा था। मैं भाग रहा था, दौड़ रहा था, लोगों से आशीर्वाद ले रहा था, लेकिन अब की बार मुझे चुनाव नहीं लड़ना पड़ रहा है। अच्छा। अब की बार जब मैं लोगों के बीच में जा रहा हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि महादेवा की जनता स्वयं चुनाव लड़ रही है। और आप विश्वास करें कि जो मेरा पिछला रिकॉर्ड था उसको मैं इस बार तोड़ूंगा। और तोड़ने के बाद आपका मुंह मीठा जरूर मैं कराऊंगा, यह भी मैं बता रहा हूं। बिल्कुल जी।
मेरा ही नहीं, मुझे लगता है कि यहाँ की जनता का भी मुंह मीठा कराना चाहिए और आपके अगेंस्ट में जो यहाँ पे विपक्षी चुनाव लड़ रहे हैं उनको भी आपको आमंत्रित करना चाहिए, उनका भी मुंह मीठा कराना चाहिए। ये विषय थोड़ा सा पेचीदा है, इस पे मैं बहुत कुछ नहीं कहूँगा। सिर्फ मैं आपके चैनल के माध्यम से ही कहूँगा कि महादेवा की जनता का हमेशा से अभिनंदन है और महादेवा की जनता किसी के लिए वोटर हो सकती है। महादेवा मेरे लिए माँ की समान है और मैं इसे हमेशा से इसकी पूजा करता हूँ और पूजा की ही तरह मैं इसे मंदिर में और अपने मन में रखता हूँ, जिससे महादेवा के लोगों का सम्मान कभी कम ना हो और हमेशा से मेरे मन मस्तिष्क में महादेवा का विकास रहता है और आने वाले दिनों में मैं उत्तर प्रदेश के फलक पे महादेवा को शिखर पे स्थापित करूंगा। यही मैं कहना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज हमारे साथ इस चुनावी यात्रा में रवि सोनकर जी थे, जिन्होंने अपनी बात यहाँ पे बड़ी ही बेबाकी से रखी, हमारे सारे सवालों का निष्पक्ष रूप से जवाब भी दिया और मुझे निश्चित रूप से ये लगता है, व्यक्तिगत रूप से मैं महसूस कर पाया कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, एक ऐसे विधायक जो हमेशा जन सामान्य में सुलभ रूप से मौजूद रहते हैं। और यहाँ पे जो विकास के कार्य आपने गिनाए हैं, निश्चित रूप से हम लोग फील्ड में जाएंगे, उसकी जांच पड़ताल करेंगे और आपके बीच हम लोग सारी चीजें लेकर आएंगे। तब तक के लिए बने रहिए गांव गाथा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।